अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक न्यू नावल लेकर, जिसका नाम है बाजार ए हुस्न और इसके मुसन्निफ हैं अबू बकर खान। और नावल की बात करूँ तो इस नावल में आपको थ्रिल, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, रिवेंज, सीरियल किलिंग, ब्लैक मैजिक और काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और इसके बाकी एपिसोड्स के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। इंतसाब। ये कहानी उन दो किरदारों के गिर्द घूमती है जो रोशनी और तारीकी के दरमियान खड़े थे। असवद हमीन खान, वो शख्स जो खामोशी से जलता रहा, और अफशरीन आफंदी, वो औरत जो बिखरते बिखरते मुकम्मल हो गई। ये किताब उन सब के नाम जिन्होंने मोहब्बत की कीमत चुकाई, नफरत का जहर पिया, धोखे की चादर ओढ़ी और मौत को गले लगाकर जिंदा रहे। पेश लफ्ज़। जिंदगी सिर्फ एक ही दफ़ा मिलती है, बचपन से लेकर मरते दम तक ये हमें सब कुछ सिखाती है। कभी हंसाने के लिए, कभी रुलाने के लिए। ये कभी हमें मजबूत बनाती है, कभी हमारे दिलों को तोड़ देती है। जिंदगी के दो पहलू हैं, रोशनी और अंधेरा, खुशी और दर्द, उम्मीद और मायूसी। हम अक्सर सोचते हैं कि सब हमारे काबू में है, कि ये हमारा वक्त है, लेकिन ज़िंदगी अचानक एक धचके से सब बदल देती है। जो कल ठीक लग रहा था आज नामुमकिन हो जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए, ज़िंदगी कभी वफादार नहीं होती। वो ना धोखा देती है, ना रहम करती है, सिर्फ चलती रहती है, हमें आजमाती रहती है। हर खुशी लम्हे के लिए है, हर गम हमें कुछ सिखाने के लिए है, हर फैसला, हर हादसा हमें इंसान बनाता है। जिंदगी सख्त है, पर उसी सख्ती में छुपी है ताकत, जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये सबक कभी आसान नहीं होता, मगर जो समझ ले वो कभी भी शिकस्त नहीं खाता। जिंदगी कभी वफादार नहीं, लेकिन उसके असरार और गहराई हमें मुकम्मल इंसान बनाते हैं। ये किताब इसी हकीकत की झलकियाँ आपके सामने लाएगी। शुक्र उस जात का जिसने मुझे लफ्ज़ अता किए और दिल की बातें ज़बान पर आने दी। जब कुछ मुमकिन ना लगता था, उसने हौसला दिया और मेरी कहानी को जिंदगी बख्शी। किस्त नंबर 1। उसने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हर तरफ फूल ही फूल थे, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, नीले और पीले। हर रंग का फूल था, जैसे ज़मीन ने अपनी सारी खूबसूरती एक साथ बिखेर दी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसके कदम नरम थे, जैसे वो उस जगह को जगाना नहीं चाहती हो। उसने एक सफ़ेद फूल को छुआ। वो फूल बहुत खूबसूरत था, नरम और ताज़ा। उसने फूल तोड़ा और उसे चेहरे के करीब किया, और अचानक उसे एक कांटा चुभा। उसने उंगली को देखा तो खून का एक कतरा उभर आया था। उसने हाथ झटका और खून का वो एक कतरा करीब ही खिले गुलाब पर जा गिरा। हाथ को साफ करते हुए वो आगे बढ़ गई। फूल अब भी उसके हाथ में था। जहाँ तक उसकी नज़र जाती, उसे फूल ही फूल नजर आते थे। वो मुस्कुराते हुए उन फूलों को देख रही थी, जैसे उस लम्हे में उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। बाब अव्वल। इलक जिनायत, लाहौर। टेक्सटाइली गेट। जिन्हें लाहौर नहीं देखा ओ जिमे आई नहीं। कहते हैं लाहौर ने बड़े बड़े दिल तोड़े हैं। ये शहर किसी की हंसी छीन लेता है, किसी की नींद और किसी की उम्मीद। यहाँ हर गली में कोई ना कोई कहानी दफन है, कोई मोहब्बत जो अंजाम तक न पहुंची, कोई ख्वाब जो बस अधूरा रह गया। मगर इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार ना दिल टूटेगा, ना ख्वाब बिखरेंगे। इस बार लाहौर खुद गवाह बनेगा, एक ऐसे किस्से का जो शुरू तो टेक्सटाइल मिल्स अफरीदी से होगा, मगर ख़त्म कहाँ ये अभी किसी को नहीं मालूम। सुबह का वक्त था, अफरीदी मिल्स का गेट खुल चुका था और एक एक करके मजदूर अंदर आ रहे थे। दूर कहीं चाय वाले की दुकान से चाय की खुशबू उठ रही थी। किसी के कंधे पर टिफिन था तो कोई चाय लिए अंदर दाखिल हो रहा था। लाहौर की सड़कें भी जाग चुकी थीं। शोर, हॉर्न और भागती दौड़ती जिंदगी, बस सब कुछ वैसा ही था। पर आज के दिन में कुछ अलग सा एहसास था, जैसे कुछ होने वाला हो पर किसी को खबर ना हो। अफरीदी टेक्सटाइल मिल्स। नाम इमारत की ऊंची दीवार पर लोहे के बड़े बड़े हरूफ से जगमगा रहा था। धूप की पहली किरण जैसे ही नाम पर पड़ी तो लफ्जों में हल्की सी चमक आ गई। अंदर दाखिल हो तो लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी के चेहरे पर नींद का असर था तो कोई तेजी से हाथ चला रहा था। हर तरफ एक सा शोर था,
मशीनों का, बातों का और वक्त गुजरने का। लेकिन तुमने कहा था कि आज बन जाएगा, फिर क्या हुआ? अब मैं क्या जवाब दूंगा? वर्गजिला का तुम्हें पता तो है, वो मुझे मार डालेगा। वो बेबसी भरे गुस्से से कह रहा था। पेशानी पर बल थे और आवाज में झुंझलाहट साफ सुनाई दे रही थी। बना ही तो रहे हैं, और क्या करें? ऐसा करना, एक दिन हमारे साथ ये काम करना, फिर तुम्हें पता लग जाएगा। दूसरे ने मशीन की आवाज पर जरा ऊंचे बोलते हुए जवाब दिया। हाथ काम में मसरूफ थे। ज्यादा जबान ना चलाया करो। अब ये बताओ कि मैंने वर्गजिला को क्या कहना है? सच तो बता नहीं सकता, वरना वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। पीछे मशीनों की आवाजें बढ़ती जा रही थी। शोर इतना था कि कान बजने लगे थे। वो तंग आकर उंगलियां कानों में डाले हुए उसे घूर रहा था। कह देना कि बन गया है और शाम तक डिलीवर्ड भी हो जाएगा, उसने लापरवाही से कहा, जैसे ये सब मामूल की बात हो। और अगर ना बना तो? बन जाएगा, बस अब यहाँ से जाओ, मुझे और भी काम करने हैं। उसने एक नजर इर्द गिर्द डाली जहाँ सब लोग अपने काम में झुके हुए थे। देखो, मैं कह रहा हूँ कि शाम तक काम हो जाना चाहिए, वरना अपना हशर देखना तुम। वो उसे उंगली दिखाते हुए कह रहा था। देखो, आप जाओ और मुझे काम करने दो, उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। जा रहा हूँ, बदतमीज इंसान। वो बड़बड़ाता हुआ अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। उसे फाइल उठानी थी और फिर अपने खड़ूस बॉस, जिसे सारे वर्कर्स वर्गजिला के नाम से जानते थे, के पास जाना था। उफ, उधर जाकर उसकी सड़ी हुई बातें भी सुननी पड़ेंगी। वो ऑफिस में दाखिल हुआ, लाइट्स जलाई और फाइल को देखा। वो मेज पर ही रखी थी। उसने झुककर फाइल उठाई। फाइल के नीचे किताब रखी थी, नीले रंग की किताब। ये किताब अभी तक यहीं रखी है? कितने सुस्त लोग हैं, एक किताब भी नहीं संभाली जाती इनसे। उसने किताब उठाई और बुक शेल्फ में रख दी। वो फाइल हाथ में पकड़े ऑफिस से बाहर आया, दरवाजा बंद किया। उसे अब फिर से वही कड़वी सड़ी हुई बातें सुननी पड़ेंगी। कुछ देर बाद वो ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। अंदर ऑफिस में टेबल के पीछे एक थका हारा अधेड़ उम्र शख्स बैठा था। टाई ढीली थी। बिगड़े हुए तासुरात लिए उसने आंखें उठाकर उस नौजवान को देखा। वो दरवाजे में ठहरा हुआ था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऑफिस में मत आना। सर, आपसे कुछ बात करनी थी, उसने सर झुकाए हुए कहा। वो अब भी दरवाजे में ही ठहरा हुआ था। अफरीदी साहब ने मेज पर रखी हुई फाइल को देखा। अभी और भी बहुत से काम करने थे। उन्होंने उस्मान को अंदर आने का इशारा किया। वो आया, सामने रखी कुर्सी खींची, बैठा और एक लम्हे को अफरीदी साहब की तरफ गौर से देखा। मेरे माथे पर कुछ नहीं लिखा, तुम अपना काम बताओ, अफरीदी साहब ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा और मेज पर रखी हुई फाइल को बंद करते हुए उस्मान की तरफ देखा। सर, जो सिल्क फैब्रिक का ऑर्डर आया था वो मुकम्मल हो गया है। इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे होंगे। उस्मान ने आहिस्ता से पहलू बदला, लब भीजे और खामोश रहा। उसे पता था अगर अब वो बोला तो ऑफिस के बाहर होगा। क्या उस पर क्वालिटी चेक हो चुकी है? वो अपने काम में मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त करने के कायल नहीं थे। उनके नज़दीक मयार कोई ऑप्शन नहीं, असूल था, और असूलों पर वो कभी भी समझौता नहीं करते थे। हर काम उनकी नज़र में तभी मुकम्मल समझा जाता था जब वो बेहतरीन दर्जे पर पूरा उतरे। उस्मान ने फौरन वो फाइल खोली जो साथ लाया था। चंद सफ़ात पलटकर उसने तफसील देखी। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, जी सर। उसने सर नहीं उठाया, फाइल पर झुके हुए ही जवाब दिया। ठीक है, फिर उसको रवाना करने का बंदोबस्त आज ही कर दो और ये इंश्योर करो कि पैकिंग दुरुस्त हो। सिल्क के कपड़े में प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखती है। उस्मान ने सर उठाया और अफरीदी साहब की बात सुनी। वो अब कोई फाइल खोल रहे थे। जी सर, मैं डिलीवरी शेड्यूल खुद संभाल लूँगा और इनवॉइस भी तैयार कर दूंगा। खिड़की से आती धूप सीधी मेज पर बिखर रही थी। रोशनी की सुनहरी लकीर फाइलों और शीशे के ग्लास पर ठहर सी गई थी। बाहर कहीं दूर परिंदों की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऑफिस में उन दो के अलावा कोई मौजूद नहीं था। हर तरफ ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि कागज पलटने की हल्की सी आवाज़ भी साफ सुनाई दे जाती। हवा भी जैसे आहिस्ता चल रही थी, साकित ठहरी हुई। गुड। अफरीदी साहब फाइल पर झुके हुए थे। उस्मान ने फाइल बंद की और उनकी तरफ देखा। सर, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, और ये याद रखना, हमने आज कपड़ा देना है। अफरीदी साहब ने तंबीह की। उस्मान ने सिर्फ सर हिलाया, कहा कुछ नहीं। वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक एक बात उसके जहन में आई। सर, अफरीदी साहब ने उस्मान की तरफ देखा। इस वक्त तुम मुझे जहर लग रहे हो, उन्होंने धीमी लेकिन कानों में गूंजती हुई आवाज में कहा। इससे पहले मैं यहाँ से उठूं, यहाँ से निकल जाऊं। मैं तो हर वक्त ही आपको जहर लगता हूँ।
वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला और 2 कदम आगे बढ़ा। दोबारा बैठ गया जानबूझकर। मेज पर फाइल खुली पड़ी थी, लेकिन अफरीदी साहब उस्मान को ही देख रहे थे। जो भी हो, वो बहुत जिद्दी था। अफरीदी साहब उसकी बेबाकी देखकर हैरान रह गए। बको, अब क्या कहना है? अफरीदी साहब ने फाइल बंद की और उस्मान की तरफ मतवज्जा हो गए। आपको याद होगा, आपने कंपनी के लिए कर्ज लिया था। अब उसे उतारने का वक्त आ चुका है। उस्मान ने बात मुकम्मल की और अफरीदी साहब को देखा, जो खामोशी से उसे देख रहे थे। अफरीदी साहब ने बाजू मेज पर रख दिए और थोड़ा सा आगे को हुए। मुझे एक बात तो बताओ उस्मान बाबा। इस बार आवाज में अजब सी नरमी थी, या शायद उस्मान का वहम था। उस्मान के पास कोई रद्द अमल ना था। उलझन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और वो खामोशी से उन्हें देखता रहा। मैं तुम्हारा बॉस हूँ या तुम मेरे? उन्होंने हर लफ्ज चबाकर अदा किया। उस्मान बस उन्हें देखता रह गया। ये कैसा अजीब इंसान था, कभी नरम तो कभी सख्त। शायद उस्मान उसे कभी नहीं समझ पाएगा, ऐसा उसे लगता था। आफरीदी साहब ने पानी का गिलास उठाया। उन्हें प्यास लग रही थी। उस्मान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कल असवद आ रहे हैं। वो पानी पी रहे थे कि अचानक खांसी लग गई। ग्लास जरा सा हटाया और तेज नजरों से उस्मान को देखा। क्या करने आ रहा है असवद? उन्होंने ग्लास मेज पर रख दिया था। उनके चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो पूरी तरह उस्मान की तरफ मतवज्जा थे। उस्मान अंदाजा ही न लगा सका कि अफरीदी साहब किस कैफियत में थे। वो चंद लम्हे खामोश बैठे रहे, जैसे आने वाले लम्हे का बोझ अचानक कंधों पर आ गिरा हो। बॉस आप हैं, मैं नहीं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि असवद क्या करने आ रहे हैं। यहाँ से उठो और निकल जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। वो दांत भींच कर बोले। उफ, कितनी सड़ी हुई बातें करता है ये। दिल ही दिल में उसने झुंझलाकर सोचा, मगर चेहरे पर खामोशी तारी रखी। अकाउंट बुक भिजवा देना मेरे ऑफिस में। उन्होंने मुख्तसर हुक्म दिया और दोबारा फाइल खोल ली जैसे बात खत्म। उस्मान ने सिर्फ ओके सर कहा और वहां से चला गया। उस्मान राहदारी से गुजरते हुए सिर्फ अपने बॉस को ही कोसता रहा। कितनी सड़ी हुई बातें करता है ये, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं कोई इसको कैसे झेलता होगा। हाँ। कुछ देर बाद वह अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर आते ही उसके कदम रुक गए। कमरे की फिजा अजीब सी थी, जैसे हवा रुकी हुई हो। ऐसा लगा जैसे कोई है यहाँ। कौन आया होगा? उस्मान ने सोचा। शायद मरियम, सेक्रेटरी आई होगी। खैर, बाद में देखता हूँ। उसने फाइल मेज पर रखी और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद वो उठा और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मौसम खुशगवार था। उसने नीचे देखा, एक काली बिल्ली नीचे बैठी थी, पैरों को चाटती हुई, और उसकी आंखें चमक रही थीं, शायद सूरज की रोशनी की वजह से। एक लम्हे के लिए उस्मान को लगा कि उस बिल्ली ने उसकी तरफ देखा है, लेकिन वो सर दाएं बाएं हिलाते हुए वापस आया और उस अलमारी तक गया जहां उसने वो अकाउंट बुक रखी थी। लेकिन वो किताब वहां नहीं थी। वो मेज की तरफ आया और चीजें उलट पुलट कर देखी कि कहीं किसी फाइल के नीचे न दबी पड़ी हो, मगर वो किताब वहां भी नहीं थी। कुछ ही देर में वो पूरा ऑफिस उलट पुलट कर चुका था। अलमारी की हर तह, हर फाइल, हर खाने को वो खंगाल चुका था। फर्श पर कागज बिखरे पड़े थे, फाइलें उल्टी पुल्टी थी, और उस्मान कुर्सी पर निढाल बैठा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में वही अनजाना सा साया अब भी महसूस हो रहा था। कहाँ गई वो किताब? सुबह मैंने खुद ही तो रखी थी अलमारी में। अब क्या जवाब दूंगा मैं वर्गजिला को? वो तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। उस्मान ने सर सीट से टिका लिया। उस्मान के दिल में घबराहट तेजी से फैल रही थी। सोचें उलझ कर रह गई थी और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो वाज़े तौर पर परेशान और खौफजदा था। उस्मान ने मोबाइल निकाला और सेक्रेटरी को कॉल की। दूसरी तरफ से फौरन कॉल उठा ली गई। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उस्मान की सांसें अटकी हुई थीं। वो जल्दी जल्दी बोला, मेरे ऑफिस में कोई आया था, कोई मुलाजिम या कोई और? नहीं सर, आपके ऑफिस में कोई नहीं आया। क्यों, कोई मसला हो गया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। उसने जल्दी से कॉल काट दी। उसने एक बार फिर पूरे ऑफिस में नजर दौड़ाई। वो किताब कहीं भी नहीं थी, ना मेज पर, ना दराज में, ना शेल्फ में, ना अलमारी के पीछे। और अब किताब के गायब हो जाने के बाद उस्मान को लग रहा था जैसे वो खुद भी कहीं गायब हो रहा है। वो किताब उसे हर हाल में ढूंढनी थी, क्योंकि उस किताब में सब कुछ था और उसके बगैर अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। आज का दिन उसके लिए आम नहीं था। शायद उसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी, मगर उसे अभी इस बात का अंदाजा नहीं था। बालों को जुड़े में लपेटते हुए वो उठी और बाथरूम की तरफ चली गई।
कुछ देर बाद वो वापस बेडरूम में आई, आईने के सामने खड़ी हुई और कानों में झुमके पहनने लगी। अचानक मोबाइल की मखसूस टोन बजी। वो मुस्कुराई, उसने झुमके पहने, मोबाइल उठाया और मैसेज खोला। और कितनी देर है अफराशीम, जल्दी पहुंचो। अफराशीम ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब टाइप किया, बस आ रही हूँ सुमेरा, 10 मिनट। उसने मोबाइल बेड पर रखा, आईने के सामने खड़ी होकर गहरी सांस ली। तैयारी मुकम्मल थी, बस बाल बांधने थे। उसने पौनी उठाई और जल्दी से बाल बांधने लगी। उसने खुद को सर से पांव तक आईने में देखा। उसने लाइट पर्पल कलर की घुटनों तक आती हुई कमीज पहन रखी थी और डार्क पर्पल कलर का दुपट्टा कंधे पर डाला हुआ था। गले से गर्दन में पहना नन्हा सा स्टोन लॉकेट झलक रहा था। पैरों में डार्क पर्पल कलर की हाई हील्स थी। कमर से नीचे आते लंबे काले बाल पौनी में बंधे थे। उसके बाल बहुत लंबे थे, पौनी में बांधने के बावजूद भी कमर से नीचे तक आते थे, और सुर्खी माइल भूरी आंखें। उसने चेहरा दाएं बाएं घुमा के देखा। साफ निखरा हुआ चेहरा, एक भी दाग नहीं, एक भी पिंपल नहीं। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई, फिर नजरें हाथों पर गईं। लंबे नफासत से तराशे हुए नाखून, वाकई बढ़े हुए नाखून उसके हाथों पर बहुत खूबसूरत लगते थे। वो मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसके हल्के से नुमाया वैम्पायर दांत झलक उठे और मुस्कुराहट में एक अनोखी सी दिलकशी आ गई। ऐसी दिलकशी जो सीधी नजर से दिल तक उतरती थी। अब अगर मैं ठहर कर सोचूं तो समझ नहीं पाता कि उसमें सबसे ज्यादा जाजिब क्या था। वो वैम्पायर दांत, वो सुर्खी माइल भूरी आंखें, नफासत से सवरे नाखून, या फिर उसकी पुरएतमाद पर्सनैलिटी। और शायद मैं खुद भी ये ठीक तरह से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीजें बयान नहीं की जाती, बस महसूस की जाती हैं। बस ठीक है, सब परफेक्ट लग रहा है। उसने आईने में खुद को एक नजर और देखा, फिर आहिस्ता से कहा, चलो आज का दिन अच्छा गुजरेगा। वो बाहर आई, छत की तरफ देखा और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो हील्स के साथ ही सीढ़ियों पर दौड़ रही थी। अगर वो गिर जाती तो, लेकिन गिरने की परवाह किसे थी। वो छत पर आई और दीवार की तरफ देखा, जहाँ लकड़ी का एक छोटा सा खूबसूरत घर बना हुआ था। तोतों का घर। उसे अपने तोते से बहुत लगाव था। जब भी उसका मूड खराब होता, वो उनके पास आ बैठती और उनसे बातें करती। एक कोने में शॉपर रखा हुआ था, जिसमें बाजरा भरा हुआ था। उसने एक मुट्ठी बाजरा निकाला और लकड़ी के घर के करीब आ गई। अंदर झांका तो 2 तोते बैठे थे। उसने बाजरा बर्तन में डाल दिया। कैसे हो मेरे बोल बच्चन? और मेरी गुड्डी कैसी है आज? नाराज तो नहीं मुझसे? ये नाम भी उसी ने रखे थे, एक की शरारतों पर और दूसरे की मासूमियत पर। वो उंगली से हल्का सा इशारा करके उन्हें करीब बुलाने लगी। अचानक एक तोता गर्दन हिलाकर बोला, बोल बच्चन, बोल बच्चन। वो चौंक कर हंसी, फिर हंसते हंसते बोली, हाँ हाँ पता है तुम बोल बच्चन हो, हर बात का जवाब तैयार होता है तुम्हारे पास। दूसरा तोता चोंच से दाना उठाकर खाने लगा। अच्छा तुम लोग आराम से खाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, वापस आकर फिर देखूंगी। और हाँ, लड़ाई नहीं करनी दोनों ने। ये कहकर वो नीचे उतर आई और किचन की तरफ रुख किया। किचन में दाखिल होते ही नजर बुआ अम्मा पर पड़ी। वो फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। कदमों की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। बुआ अम्मा, आप मुझे कह देती, मैं आपको ला देती। अफराशीम ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर उनका झुर्रियों हाथ पकड़ा। आए, आप बैठे, बताएं क्या चाहिए, मैं ला देती हूँ। बुआ अम्मा हल्का सा मुस्कुराई। आहिल के लिए खाना देख रही थी। अच्छा, आपने खुद खाना खा लिया? अफरीशम ने फ्रिज खोलते हुए नरमी से पूछा। हाँ, मैंने खा लिया। चलिए ठीक है, आप आराम करें, मैं खाना निकाल कर रख देती हूँ, बाहर जाते हुए आयल को कह दूंगी। बुआ अम्मा ने सर हिलाया मगर गई नहीं, वहीं बैठ गई। उनकी नजरें अफरीशम पर टिकी हुई थी। वो सब चीजें निकाल कर मेज पर रख रही थी और बुआ अम्मा खामोशी से उसे देख रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर बुआ अम्मा बोली, फ्लावर वैली कैसी जा रही है आजकल? अफरीशम ने काम करते करते उनकी तरफ देखा, चूल्हा जलाया, मुस्कुराई। आपकी दुआओं से बहुत अच्छी जा रही है बुआ अम्मा। बुआ अम्मा के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। बस ऐसे ही मेहनत करती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, उन्होंने धीरे से कहा। अफरीशम ने हल्का सा कहका लगाया। खाना चूल्हे पर रखा, हल्का हल्का गर्म हो रहा था। हाथ पीछे रखे वो बुआ अम्मा की तरफ मुड़ी। आमीन, पर कभी कभी लगता है फ्लावर वैली नहीं, मैदान जंग चला रही हूँ। वो कुछ देर रुकी। हर दिन एक नया मसला सामने खड़ा होता है और हर मसले के साथ मेरी हिम्मत का इम्तिहान भी। कभी लोगों को संभालो, कभी काम को, कभी अपने दिल को समझाओ। मगर फिर सोचती हूँ अगर ख्वाब बड़ा हो तो लड़ाइयाँ भी बड़ी ही चिस्ती हैं। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। बुआ अम्मा हंसी। तो बेटी, जंग भी वही जीतता है जो हारने से न डरे, जो हर ठोकर के बाद खुद को फिर खड़ा करना जानता हो। मैदान छोड़ देने वाले कभी फाते नहीं बनते।
चाहे उनके पास कितनी ही आसान राहें क्यों ना हो। असल बहादुर वो है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाए और हर मुश्किल को सबक समझकर कबूल करे। तुम बस डटी रहो, कामयाबी खुद तुम्हारा रास्ता पूछते हुए आएगी। अपरिशम ने उनकी बात पर मुस्कुराकर सर हिलाया था। चूल्हे से खाना उतारा। किचन की फिजा में एक नरमी थी और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट। अपरिशम ने बर्तन समेटे, फिर बुआ अम्मा के पास आकर बैठ गई। चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। बुआ अम्मा, वो धीरे से बोली, आप जानती है ना, ये सब फ्लावर वैली, ये मेरा ख्वाब था। बुआ अम्मा ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। पता है मुझे, तुमने कितनी मेहनत की है इसके लिए। अपरिशम की आंखों में रोशनी सी आ गई। 3 साल की मेहनत है मेरी, दिन रात एक कर दिया है मैंने। कितनी बार लगा कि सब खत्म हो गया, सब हाथ से निकल गया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर बार खुद को समेटा, खुद ही संभाला और आज आखिरकार मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। बुआ अम्मा के लबों पर मुस्कुराहट थी। बेटी, ख्वाब पूरे होने आसान नहीं होते। लोग सिर्फ कामयाबी देखते हैं, रास्ते के कांटे नहीं देखते। हर चमकती चीज के पीछे कितनी ठोकरें, कितने जख्म होते हैं, ये सिर्फ वही जानता है जो चलकर यहाँ तक पहुंचा हो। वह अपरिशम पर नजरें मरकूज किए बैठी थी। लोग कहते हैं कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, मगर सच ये है कि एक औरत की कामयाबी के पीछे अक्सर हाथ नहीं, हाथ से छुपे होते हैं। वो लम्हे, वो चोटें, वो रातें जब कोई साथ नहीं होता। मैं भी उन्हीं रातों से गुजरकर यहाँ तक पहुंची हूँ। इसलिए ये सिर्फ कामयाबी नहीं, मेरी जीती हुई जंग है। अपरिशम की नजरें दूर किसी गैरमरी नुक्ते पर जमी हुई थी और वो धीमी आवाज में बोल रही थी। बुआ अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें नजरें बद से बचाए, अल्लाह तुम्हें मजबूत रखे और तुम्हारे हर जीत को सुकून भी दे। खुश रहो, बस यही दुआ है। अपरिशम ने उनका हाथ चूम लिया। किचन की खिड़की से आती हुई धूप मेज पर रखे हुए बर्तनों की चमक में घुल रही थी। अपरिशम ने घड़ी की तरफ देखा। उफ! अपरिशम उठ खड़ी हुई। बुआ अम्मा, मैं आपको दवाई दे दूं, फिर मैं चलती हूँ। वो नरमी से बोली और चलती हुई कमरे के उस कोने तक गई जहाँ दीवार से लगी एक छोटी मेज रखी थी। मेज पर दवाइयों का एक डब्बा रखा था। वो झुककर डब्बा उठाती वापस आई, बुआ अम्मा के सामने रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गई। बुआ अम्मा ने उसकी हाई हील्स पर एक नज़र डाली और आह भरी। ये जो तुम इतनी बड़ी हील्स पहनती हो, अगर कभी गिर गई तो क्या होगा? तुम्हें डर नहीं लगता? बुआ अम्मा का लहजा फिक्र से भरा हुआ था। अफरीशम ने हल्का सा कहका लगाया, फिर कंधे उचका दिया। बुआ अम्मा, मैंने पहली बार थोड़ी ना पहनी है हील्स, मुझे कुछ नहीं होता, आप फिक्र ना करें। उसने डब्बा खोला, एक एक करके 3 गोलियां निकाली और बुआ अम्मा के झुर्रियों ज़्यादा हाथ पर रख दी। बुआ अम्मा ने गोलियां हाथ में लेते हुए धीरे से खा लिया। फिक्र कैसे ना करूं बेटा, तुम जब से पैदा हुई हो मैंने ही पाला है तुम्हें, तुम मुझे बहुत अजीज हो, अपना ख्याल रखा करो। वह थोड़ी देर रुकी, फिर मध्यम आवाज में बोली, एक तुम ही हो जिसके लिए मैं जी रही हूँ। अपरिशम ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ थामे और नरमी से दबाया। मैं ख्याल रखती हूँ ना, और रखा भी करूंगी, आप बस टेंशन न लिया करें। बुआ अम्मा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अचानक मोबाइल की मखसूस मैसेज टोन बजी। अपरिशम ने हैंडबैग से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक पैगाम चमका। जल्दी करो यार, ऊपर लिखा था, सुमेरा। अपरिशम ने बेइख्तियारी सर झटका। ये लड़की भी ना। फोन वापस बैग में डाला। अच्छा बुआ अम्मा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है, जाते हुए आहिल को कह दूंगी नाश्ते का। वो जल्दी से हैंडबैग संभालते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। बुआ अम्मा दरवाजे की सिमत देखती रही जहाँ से अपरिशम की हील्स की टिक टिक आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही थी। राहदारी फिर से खामोश हो गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती हल्की सी हवा की सरसराहट बाकी रह गई। 30 साल 30 साल गुजर चुके हैं अपरिशम, तुमने क्या कुछ नहीं झेला और फिर भी मुस्कुराती रहती हो। तुम्हारा माजी अभी भी तुम्हारे साथ चल रहा है। कुछ साए वक्त के साथ लंबे हो जाते हैं, मिटते नहीं। माजी कभी पीछा नहीं छोड़ता और औरत के माजी को दुनिया कभी नहीं भूलती। चाहे वह कितनी ही दूर निकल जाए, लोग उसे वही ला खड़ा करते हैं जहाँ से वो चलना नहीं चाहती। बुआ अम्मा की नजरें खाली सी हो गई, जैसे दीवार के पार पुराने दिन चलने लगे हों। कुछ आवाजें, कुछ चेहरे, कुछ टूटे लम्हे सब एक साथ याद आ गए। उन्होंने पलकें बंद की और जैसे बरसों का बोझ सीने से निकालने को एक लंबी थकी हुई सांस ली। वो सिर्फ सांस नहीं थी, जैसे दिल में दबे हुए जख्मों की एक पुरानी आह हो जो वक्त के साथ मध्यम तो पड़ जाती है मगर खत्म नहीं होती। अफरीशम ने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का नरम सा झोंका उसके चेहरे से आ टकराया। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, जैसे बारिश बरसने को बेकरार हो। फिजा में नमी, गीली मिट्टी की खुशबू
और एक अनजानी सी खामोश बेचैनी खुदी हुई थी। लम्हा भर को उसने आंखें बंद करके सांस ली, जैसे खुद को पुरसुकून कर रही हो। वो दरवाजे से बाहर निकली। करीब के पान शॉप पर बैठा बूढ़ा पान फरोश, जो बरसों से उसे आते जाते देखता आया था, हल्का सा मुस्कुराया। अफरीशम ने बस एक सरसरी नजर उस पर डाली, मगर मुस्कुराई नहीं और आगे बढ़ गई। बाएं तरफ चंद औरतें सब्जी वाले के गिर्द खड़ी मोल तोल कर रही थी। आवाजें जरा ऊंची थी और बहस जारी। रोजमर्रा जिंदगी की वही मानूस हलचल। घर से निकलते ही सामने टेक्साली गेट था। उस पर नजर पड़ते ही उसके कदम एक पल को हल्के से सुस्त पड़ गए। ये मंजर हमेशा उसके दिल में कोई पुरानी दस्तक जगा देता था, ऐसी याद जिसे वो लाशौरी तौर पर भुलाना चाहती थी, मगर जो हर बार खुद ही सामने आ खड़ी होती। गली में हर शख्स अपने काम में मसरूफ था। कोई दुकान का शटर उठा रहा था, कोई सामान सजा रहा था, कोई जल्दी जल्दी गुजरता चला जा रहा था। वो चलते हुए सबको देख रही थी। वो ये सब 3 साल से देखती आ रही थी। ये चेहरे, ये गलियां, ये सड़क, सब वैसे ही थे जैसे बरसों पहले थे। बदली थी तो सिर्फ वो खुद। उन्हीं कांटों भरे रास्ते पर चलकर उसने फ्लावर वैली तक का सफर तय किया। एक लंबा थका देने वाला सफर। ऐसे मोड़ भी आए जहां कदम डगमगाए, ऐसे दिन भी गुजरे जब हौसला टूटने के करीब था। दिल पर बोझ भी पड़ा, रूह पर खराशी भी आई, मगर उसने रुकना नहीं सीखा। हर तकलीफ को सीढ़ी बनाया, हर रुकावट को रास्ता, क्योंकि उसे मालूम था उसे अपने ख्वाब तक पहुंचना है। फ्लावर वैली तक, अपने नाम के उस ख्वाब तक जिसके लिए उसने खुद को बार बार जोड़ा था। वो चलते हुए कुछ ही देर में एक मैदान के करीब पहुंची, जहां बच्चे शोर मचाकर खेल रहे थे। धूप बादलों के बीच से झांककर उन पर चमक बिखेर रही थी। अफरीशम ने नजरें दौड़ाई, फिर ऊंची आवाज में पुकारा, आहिल। बच्चों के शोर में उसकी आवाज दब गई। वो हील्स संभालती हुई चंद कदम आगे बढ़ी, मगर नीचे बिखरी मिट्टी में हील्स धंस रही थी। वो रुकी और दोबारा पुकारा, आहिल, इधर आओ। कुछ फासले पर जमीन पर बैठा एक दुबला पतला सा बच्चा मिट्टी में लकीरें बना रहा था। आवाज सुनकर उसने चौंक कर सर उठाया। दोनों की नजरें मिली। अफरीशम की आंखों में नरमी थी और आहिल की आंखों में एक अनजाना सा एहतराम, जैसे वो उसे देखकर फौरन संभल गया हो। वो जल्दी से उठा, कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और हल्की झिझक के साथ बोला, आप? अफरीशम हल्का सा मुस्कुराई। तुम मुझे आप क्यों कहते हो? नाम से बुलाओ ना, अफरीशम। आहिल ने नजरें झुका ली, हमेशा की तरह खामोश। उसके होंठ हिले मगर आवाज ना निकली। अफरीशम उसे देखती रही। दिल में अजीब सा दर्द उतरा, जैसे वो खुद को बचपन में उसकी आंखों में देख रही हो। एक वही खालीपन, वही चुप। शायद इसीलिए वो आहिल के करीब रहना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों किसी न किसी तरह एक जैसे थे। जिंदगी ने दोनों से बहुत कुछ छीना था, मगर अफरीशम ने सीख लिया था कि माजी जंजीर नहीं होता अगर तुम उसे बोझ बनने ना दो। और कुछ रिश्ते खून से नहीं, दर्द की पहचान से बनते हैं। शायद ये भी वैसा ही एक रिश्ता था। यहाँ अकेले क्यों बैठे थे? उसने नरमी से पूछा। आहिल ने बच्चों की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, बस उनको खेलते देख रहा था। खेलते क्यों नहीं उनके साथ? दिल नहीं क्या? मुख्तसर सा जवाब। अफरीशम ने उसके सर पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुराई। चलो कोई बात नहीं, अब घर जाओ, तुम्हारे लिए खाना रखा है, फ्रेश होकर आराम से खा लेना, ठीक? जी ठीक है। आहिल ने पैरों में स्लीपर्स घसीटी, एक बार पलटकर उसे देखा, फिर तेजी से घर की तरफ भाग गया। अफरीशम ने हल्का सा सर झटका, गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिए। लाहौर से मीलों दूर इस्लामाबाद के शहर का आसमान बिल्कुल साफ था। लाहौर के बादलों और नमी के बरक्स यहाँ तेज धूप निकली हुई थी। सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था और रोशनी सड़कों पर, दीवारों और दरख्तों पर फैली हुई थी। हवा हल्की सी चल रही थी, मगर धूप की तपिश वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थी। वक्त दिन चढ़ने का था। शहर पूरी तरह जाग चुका था। सड़कों पर गाड़ियां रवा थीं। लोग अपने अपने कामों में निकल रहे थे। दूर से परिंदों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। कैमरा जैसे आहिस्ता आहिस्ता एक पौष इलाके की तरफ बढ़ता है। साफ सुथरी गली, दोनों तरफ कतार से बने घर, हर दरवाजे के आगे कटी हुई घास और सजे हुए पौधे। फिर नजर जाकर एक घर पर रुक जाती है। सफेद दीवारें, काला गेट, जैसे उस घर में एक नई सुबह का आगाज हो रहा था, जिसका शायद अभी किसी को इल्म नहीं था। वो मेन रोड पर पहुंच चुकी थी। हील्स से टिक टिक करते आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वो रुक गई और मुड़कर पीछे देखा, मगर सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था। फ्लावर वैली की तरफ जाती ये सड़क हमेशा खाली रहती थी। बस एक दो दुकानें रास्ते में पड़ती थीं।
लेकिन वो घबराई नहीं। 3 साल से वो रोजाना इसी सुनसान रास्ते से यहाँ जाती रही थी, इसलिए अब उसे मालूम था कि खतरा कहाँ है और कहाँ नहीं। वो कदम आगे बढ़ाती रही। हील्स की टिक टिक में सनसनी सी घुल रही थी। अचानक एक छोटी सी गेंदनुमा चीज उसके पैरों से टकराई। वो गिरते गिरते बची और फौरन खुद को संभाल लिया। दाएं बाएं देखा मगर कोई भी नहीं था। वो झुकी, गेंदनुमा चीज उठाई और गौर से देखने लगी। दाएं बाएं उल्टा सीधा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी अफरीशम का मोबाइल बजा, वही मखसूस टोन। उसने हैंडबैग से मोबाइल निकाला और जलती हुई स्क्रीन पर नंबर देखा। सुमेरा। उफ, मैंने कहा भी था कि मैं आ रही हूँ, पर ये लड़की मुझे जीने नहीं देगी। उसने सब्ज दायरे को ऊपर की तरफ धकेला, मोबाइल कान से लगाया और उसी लम्हे कुछ हुआ। उसने एक गलती कर दी। वो गेंदनुमा चीज अपने बैग में डाल दी। और एक लम्हा काफी होता है किसी की जिंदगी बदलने के लिए। मोबाइल से सुमेरा की आवाज आ रही थी। हेलो। हाँ सुमेरा, मैं रास्ते में हूँ, तुम्हें किस चीज की जल्दी है? अफरीशम सड़क पर दाएं बाएं देखती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, बस दूर कहीं परिंदों की चहचहाट और हल्की सी हवा थी। जल्दी है यार, इधर आओ तो सही, फिर तुम्हें पता चलेगा। अफरीशम ने आसमान की तरफ देखा। हाँ मैं बस पहुंचने वाली हूँ। और फ्लावर वैली में कुछ हुआ है क्या? अफरीशम ने फिक्रमंदी से पूछा। या अल्लाह, कुछ गलत ना हुआ हो? क्या नहीं हुआ ये पूछो। तुम्हारी गुलदस्ता गैंग मुझसे नहीं समझती। सुमेरा को आज गुस्सा चढ़ा हुआ था। अफरीशम ने उसकी बात सुनी और कहा, अच्छा ये बताओ हुआ क्या है? मैं अपनी गुलदस्ता गैंग को आकर समझाती हूँ। जो 50 बुके ट्यूलिप्स के ऑर्डर मिले थे वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ये इधर नहीं रखना। सुमेरा ने आखिरी जुमला चीख कर किसी को कहा था। अफरीशम जल्दी आओ, मुझसे नहीं समझते तुम्हारे ये लोग। वो रुहासी हो रही थी। अरे भाई ये कहाँ लेकर जा रहे हो, यहीं रख दो। अफरीशम ने एक गहरी सांस ली। लगता है आज काम बहुत है। सुमेरा तुम बस बैठ जाओ, कुछ मत करो, मैं 2 मिनट में पहुंचती हूँ। सुमेरा को रिलैक्स करने का कहकर वो तेज तेज कदम बढ़ाने लगी। अगर तुम सफेद दीवारों वाले घर को देखो तो उसका काला दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और एक सियाह कार आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो रही थी। घर बहुत बड़ा था, महल जैसा, रोशन सफेद दीवारों वाला, जिसे लोग कसरे खान कहते थे। बुलंद दीवारें, वसी सहन और हर तरफ फूलों के छोटे छोटे बागात जो दिन की रोशनी में चमक रहे थे। कार अपनी जगह पर रुकी। उससे एक मर्द उतरा। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, कसरती जिस्म का मालिक वो असवद हमीन खान था। वो इंसान जिसे किसी राय या इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। वो तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर गया। अंदर सोफे पर एक औरत बैठी थी। सामने एलसीडी चल रही थी। उस औरत का चेहरा निखरा हुआ था, एक भी झुर्री नहीं थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में नरम चमक थी। औरत ने अंदर आते हुए मर्द को देखा और मुस्कुरा कर कहा, इतनी जल्दी आज? सब खैर है? इधर आओ मेरे पास। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। वो चलता हुआ आया और सोफे पर बैठ गया। औरत पूरी तरह उस तरफ मुड़ी और उसे देख रही थी, जैसे पूछना चाहती हो, अब क्या हुआ, सब ठीक है? जल्दी में लाहौर जाना पड़ रहा है, कुछ काम था इसलिए आज जल्दी आ गया। उसने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। वो कुछ देर रुकी, फिर बोली, लाहौर जा रहे हो तो अपनी बहन के पास भी चले जाना, कुछ सामान है वो भी ले जाना। औरत ने नरमी से कहा, जी जैसे आप कहें आयशा। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, माँ हो तुम्हारी, कुछ तो शर्म करो, माँ को भी कोई नाम से पुकारता है। आयशा ने हल्का सा थप्पड़ मारा और हंस पड़ी। अच्छा मामा, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जाओ। आयशा ने उसे जाने की इजाज़त दी और फिर दीवार की तरफ मुँह कर लिया जहाँ एलसीडी चल रही थी। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। असवद ऊपर अपने कमरे में आया, कोट उतारा, घड़ी उतारी और मोबाइल उठाया। एक नंबर डायल किया और मोबाइल स्पीकर पर लगा दिया। खुद भी बेड पर सीधा लेट गया। कमरे में हल्की सी रोशनी, बाहर से परिंदों की आवाज़ें और हवा का नरम झोंका सब कुछ सुकून भरा कर रहा था। दूसरी तरफ से कॉल उठाई गई और आवाज़ गूंजी, जी सर। गाड़ी तैयार करो, मुझे अभी लाहौर के लिए निकलना है। जी सर, मैं फ़ौरन तैयार करवाता हूँ। और हाँ बात सुनो। जी सर। मामा से कुछ सामान उठाना है तो वह भी उठाकर गाड़ी में रख देना। जी बेहतर सर। उसने कॉल काट दी, मोबाइल रख दिया और बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ ही देर में वो फ्लावर वैली के सामने खड़ी थी। उसने शीशे का दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर हमेशा की तरह दिल को सुकून देने वाला था। हर तरफ फूल ही फूल थे।
सुर्ख, गुलाबी, सफ़ेद, पीले, हर रंग अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिला हुआ था। दीवारों के साथ लकड़ी के शेल्फ बने थे जिन पर मुख्तलिफ साइज के गमले सजे थे। बीच में रखी मेज़ों पर भी छोटे और बड़े गमले रखे थे जिनमें ताज़ा और सेहतमंद पौधे लहरा रहे थे। कुछ गमले ऊपर लटके हुए थे और उनसे हरी बेलें नीचे की तरफ नरम अंदाज में झुक रही थी। हवा में मिट्टी की हल्की सी खुशबू और ताज़ा फूलों की महक घुली हुई थी। ये जगह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये वाकई एक छोटी सी दुनिया थी। रंगों, खुशबू और अफरीशम की मेहनत से बनी हुई एक अपनी सी दुनिया। सामने सुमेरा अपने सर पकड़े हुए कुर्सी पर बैठी थी। क्या हुआ है? अफरीशम ने उसे देखते हुए पूछा। सुमेरा ने हाथ से दुकान के आखिरी दहाने की तरफ इशारा किया जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था। अफरीशम ने पहले सुमेरा की तरफ देखा, फिर उस दरवाजे को। वो दरवाज़ा एक नई दुनिया की तरफ खुल रहा था। फूलों की दुनिया, अफरीशम की अपनी दुनिया। अंदर पहुंचते ही सब वर्कर्स काम में मसरूफ थे। कोई फूलों को पानी दे रहा था तो कोई सफाई कर रहा था। अफरीशम ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, हर तरफ फूल ही फूल थे। ये एक छोटा सा बगीचा था जिसे अफरीशम ने खुद अपने हाथों से बसाया था। हर रंग का फूल वहाँ मिट्टी में उगाया हुआ था। कहीं ताज़ा गुलाब की कतारें थीं, कहीं सफ़ेद लिली हवा के साथ हिल रहे थे, कहीं पीले सूरजमुखी धूप की तरफ रुख किए हुए खड़े थे। कुछ कलियां अभी खिलने वाली थीं और कुछ पूरी तरह अपनी खूबसूरती दिखा रही थीं। नरम मिट्टी की खुशबू और फूलों की महक मिलकर एक अलग ही सुकून दे रही थी। ये जगह सिर्फ काम की नहीं थी, ये अफरीशम की मेहनत, उसका शौक और उसकी अपनी दुनिया थी। हमजा कहाँ गए हैं? अफरीशम के पूछने पर सबकी नजरें उसी सिमत गईं और जो बैठे थे सब उठ खड़े हुए। हमजा फ्लावर वैली का फ्लावरिस्ट था। वो वाहिद शख्स था जो खूबसूरत और सफाई वाले बुके बना सकता था। मैम, वो बुके बना रहे हैं, एक वर्कर ने इशारा करते हुए बताया। अफरीशम ने हमजा को देखा और उसे हैरत हुई कि उसने उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी। हमजा, इधर आए, उसने दोबारा पुकारा लेकिन जवाब न आया। अफरीशम की नज़र उसके कानों पर पड़ी। उसने एयरपोर्ट्स लगा रखे थे। अफरीशम ने वर्कर्स में से किसी को इशारा किया कि हमजा को बुलाए। चंद लम्हों बाद हमजा उसके पास आया। वो 20 साल का दरमियानी जिसामत और गंदमी रंगत वाला लड़का था। कितने बुके बन गए हैं? अफरीशम ने साफ और सीधी बात की। 40 बुके बन गए हैं मैम, बाकी 10 बनने बाकी हैं, हमजा ने जवाब दिया, सर झुकाए हुए। अफरीशम ने हमजा को एक नज़र देखा और फिर अहमद को बुलाया। अहमद फौरन उसके पास आया। टाइम क्या है अहमद? अफरीशम ने पूछा। आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी लेकिन उसके लहजे में तजुर्बा और हुक्म भी झलक रहा था। 10:30 मैम, अहमद ने अपनी घड़ी देखकर बताया। अफरीशम ने गहरी सांस ली, फिर हमजा की तरफ नजरें जमाए हुए कहा, तो देखें, 11 बजे बुके लेने आएंगे और आपने अभी तक सिर्फ 40 बनाए हैं। ये क्या हरकत है? आप इतनी देर क्यों लगाते रहते हैं? हमजा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैम, आज थोड़ा लेट हो गया था। आपको पेमेंट वक्त पर चाहिए होती है लेकिन काम वक्त पर करना आपको नहीं आता, हमेशा देर हो जाती है। अब आपके पास सिर्फ आधा घंटा है और बाकी के 10 बुके आधे घंटे में बन जाने चाहिए, समझ गए? अफरीशम ने सख्त लहजे में कहा। हमजा ने सर हिलाया। जी मैम। अफरीशम ने सब वर्कर्स की तरफ देखते हुए कहा, चलें, सब अपना अपना काम संभालें। वो फूलों की तरफ बढ़ गई ताकि देख सकें सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं। फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अफरीशम एक जगह रुकी। एक मुरझाए हुए फूल को देखकर फौरन एक वर्कर को बुलाया और हिदायत देने लगी। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो दोबारा सुमेरा के पास चली गई। वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकला। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, उनसे पानी की बारीक कतरे टपक कर गर्दन और चेहरे पर गिर रहे थे। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ आईने के सामने जा रुका। चंद लम्हे खामोशी से खुद को देखता रहा। चेहरे पर सुकून था। उसने तौलिया उठाया, चेहरा खुश्क किया, फिर बालों में हाथ फेरा। बाल हल्के से बिखर गए। उसने बाल बनाए मगर चंद लटें जानबूझकर माथे पर रहने दी। वो अंदाज उसे खुद पर अच्छा लगता था। वो कोट उठाने के लिए झुका ही था कि मोबाइल बज उठा। कमरे की खामोशी में रिंगटोन जरा नुमाया महसूस हुई। उसने सीधा होकर मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव की। सर, गाड़ी तैयार हो चुकी है। ओके, गुड, उसने मुख्तर से जवाब दिया। फिर जैसे कुछ याद आया, और मामा से सामान ले लिया? जी सर, वो भी गाड़ी में रख दिया है, सब कुछ तैयार है। ठीक है, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। उसने कॉल ख़त्म की, मोबाइल को टेबल पर रखा, कोट उठाकर पहना, बटन दुरुस्त किए, घड़ी कलाई पर बांधी और एक बार फिर आईने के सामने खड़ा हो गया। एक मुकम्मल, मजबूत, पुरएतमाद मर्द उसके सामने खड़ा था।
उसने खुद को सर से पांव तक देखा। हाँ, सब कुछ ठीक था। इत्मीनान से सर हिलाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम मजबूत थे, मगर जल्दी में भी तरतीब मौजूद थी। नीचे किचन से हल्की सी चाय की खुशबू आ रही थी। आयशा काउंटर के पास खड़ी कुछ समेट रही थी। वो पास आकर नरम आवाज में बोला, मामा सारा सामान रखवा दिया है ना, कुछ रह तो नहीं गया? उसकी आवाज में नरमी थी जो दुनिया के सामने शायद ही कभी दिखाता था। आयशा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत थी और होठों पर वही मायूसी मुस्कुराहट। हाँ, सब रखवा दिया है, तुम फिक्र ना करो, मैंने खुद देख लिया है। वो एक कदम आगे बढ़ी। असवद बेइख्तियार से झुक गया। आयशा ने उसके माथे पर प्यार से बोसा दिया, फिर हाथ उसके सर पर रखा और दुआएं देने लगी। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, हर कदम पर कामयाबी दें और हर मुश्किल आसान करें। असवद हल्का सा मुस्कुराया। पहुंचकर फोन करूंगा, जरूर करना और गाड़ी आहिस्ता चलाना, उन्होंने माँ वाली ताकीद की। ओके मामा। वो पलटा और बाहर की तरफ बढ़ गया। सहन में हल्की धूप फैली हुई थी। गाड़ी सामने तैयार खड़ी थी। मुलाजिम बाअदब खड़े थे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, दरवाज़ा बंद किया, फिर चाबी घुमाई। इंजन की आवाज़ खामोश फिजा में गूंज गई। काला गेट आहिस्ता आहिस्ता खोला गया। गाड़ी आगे बढ़ गई। सफ़ेद दीवारों वाला वसी घर पीछे रहने लगा। धूप उसकी दीवारों पर चमक रही थी। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। मुलाजमों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो सफ़ेद हवेली कसरे खान खामोशी से खड़ी रही, जैसे जाते हुए कदमों को देर तक देखती रही हो। वो कुर्सी पर टांग रखे बैठी थी और उसकी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। चेहरे पर हल्की सी संजीदगी और आंखों में मसरूफियत, जैसे दुनिया का सबसे ज़रूरी काम उस वक्त उसी स्क्रीन पर हो रहा हो। हील्स की हल्की टिक टिक के साथ अफरीशम अंदर आई। उसने एक गहरी सांस ली, कुर्सी खींची और बैठ गई। बैठते ही उसकी नज़र सुमेरा पर पड़ी, जो अब भी मोबाइल में गुम थी। सुमेरा उसकी करीबी दोस्त थी। दोनों ने साथ पढ़ा था, साथ ख्वाब देखे थे। फिर हालात ने ऐसे मोड़ लिया कि बरसों मुलाकात न हो सकी। वक्त गुजरा, फासले घटे और अब दोस्ती दोबारा वैसी ही हो चुकी थी, सच्ची, बेतकल्लुफ और मजबूत। अफरीशम हमेशा से खुद अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। इसी चाहत ने उसे फ्लावर वैली का ख्याल दिया, एक छोटा सा आइडिया जो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाब बना और फिर हकीकत। उन 3 सालों में उसने बहुत मेहनत की, कई मुश्किल दिन देखे, मगर हार नहीं मानी। सुमेरा हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। हालात जैसे भी रहे हो, उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कभी वक्त सख्त हुआ, कभी रास्ते मुश्किल हुए, मगर उनके दरमियान जो रिश्ता था वो कमज़ोर नहीं पड़ा। वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थी, बहनों जैसी थीं। शायद इसीलिए वक्त भी उनकी दोस्ती को तोड़ न सका। अफरीशम ने माथे पर हल्की शिकन डालकर सुमेरा को देखा। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ सुस्त होती जा रही हो? सुमेरा जो कब से मोबाइल में मगन थी, सर उठाया, एक नज़र उसे देखा, फिर इर्द गिर्द यूं देखा जैसे बात किसी और से हो रही हो। मैं तुमसे ही कह रही हूँ, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। अफरीशम ने कुर्सी से टेक लगाई। अपनी गुलदस्ता गैंग को लेक्चर देकर नहीं थकी जो अब मुझ पर बरस रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा लेक्चर मुझ पर असर नहीं होता, फिर खुद को क्यों थकाती हो? सुमेरा ने हल्की सी अदा से कहा। वो दोबारा मोबाइल पर झुक गई। अफरीशम ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, सामने रखा पेन उठाया, सीधा सुमेरा की तरफ उछाल दिया। पेन जाकर उसके सर से टकराया था। अफरीशम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वाह, निशाना अभी भी पक्का है। सुमेरा ने सर पर हाथ रखा और जहरीली नजरों से उसे देखा। बदतमीज, कुछ शर्म कर लो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अफरीशम ने सुकून से टांग पर टांग रखते हुए कहा। सुमेरा ने मुंह बनाया। सिर्फ 1 साल तो 1 साल या 2 साल बड़ी तो हूं ना? उसने बेपरवाही से नाक सिकेड़ कर जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज हाथ में आए उठाकर मार दो, सुमेरा ने चिढ़कर कहा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती हैं। अफरीशम हंसी तो सुमेरा का मुंह मजीद बन गया। अफरीशम ने लैपटॉप अपनी तरफ खींचा और खोल लिया। स्क्रीन रोशन हुई तो उसे अचानक कुछ याद आया। सुमेरा, जाकर हमजा से कहो बुके जल्दी तैयार करें, लेने वाले कभी भी आ सकते हैं। गाहक और मौत दोनों इंतजार नहीं करते। उसकी नजरें स्क्रीन पर ही जमी रहीं। सुमेरा ने सर उठाया। मौत का तो पता नहीं, मगर एक गाहक आ चुका है, जाओ निमट लो उससे। वो हंसती हुई उठकर चली गई। कुछ देर बाद अफरीशम गाहक से बात करके, ऑर्डर देकर और पेमेंट लेकर वापस आई तो दोबारा लैपटॉप के सामने बैठ गई। उसने इंस्टाग्राम खोला। नोटिफिकेशंस, कमेंट्स और डीएम्स की लंबी कतार उसका इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं था, ये फ्लावर वैली था। उसका ख्वाब, उसकी मेहनत, उसकी पहचान।
वो एक एक मैसेज खोलकर जवाब देने लगी। चेहरे पर संजीदगी भी थी और इत्मीनान भी। मंजर जैसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। काउंटर, फूलों के रंग, रोशनी सब छोटा पड़ने लगा। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठा। पूरी फ्लावर वैली एक छोटे से नक्शे जैसी दिखाई देने लगी। फिर पूरा लाहौर फ्रेम में आया और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता चला गया। कैमरा ऊपर गया, बादल करीब आए, मंजर धुंधलाया और आखिरकार कैमरा बादलों में जा छुपा। शाम 4 बजे। लाहौर की फिजा पर घने बादल छाए हुए थे। तेज हवा इमारतों से टकराकर सीटियों जैसी आवाजें निकाल रही थी और आसमान वक्फे वक्फे से गरज रहा था। शाम ढल चुकी थी और रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी। कैमरा बादलों के बीच से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। पहले पूरा लाहौर एक फ्रेम में आया। सड़कें बारीक लकीरों जैसी, गाड़ियां नन्हे नुक्तों की तरह, इमारतें खिलौनों के घरों जैसी नजर आने लगी। जैसे जैसे कैमरा नीचे आता गया, मंजर वाजे होता गया। चीजें अपनी असल जिसामत पर वापस आने लगी। कैमरा शहर के मारूफ कारोबारी मराकज वाले इलाके में एक ऊंची इमारत पर आकर रुका, जिसके अंदर एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था, जो बाहर के बिगड़ते मौसम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा सकूत जो तूफान से पहले आता है या फिर किसी बड़े तूफान के बाद। वक्त खत्म हो चुका था। कुछ वर्कर्स घरों को रवाना हो रहे थे, कुछ थके कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। चंद लोग अब भी अपनी मेजों पर झुके बैठे थे। अगर तुम दूसरे फ्लोर पर उस्मान के ऑफिस में आओ तो वहाँ का मंजर मुख्तलिफ था। कमरा अब भी बिखरा पड़ा था। फाइलें फर्श पर गिरी हुई थीं, कागजात इधर उधर फैले थे। सुबह यहाँ सिर्फ उस्मान था, मगर अब आफरीदी साहब भी उसके सामने खड़े थे। आफरीदी साहब को अकाउंट बुक के गुम होने का इल्म हो चुका था। वो किताब जो हर हिसाब का सबूत थी, अब अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। और जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची, वो सीधा उस्मान के ऑफिस में आ गए थे। बादलों की तरह वो भी वक्फे वक्फे से उस्मान पर बरस रहे थे। उस्मान सर झुकाए खड़ा था, हाथ आपस में जुड़े हुए थे, नजरें जमीन पर टिकी हुई थी। वो सुन रहा था और इसके सिवा वो कर भी क्या सकता था। उस्मान, तुम कितने लापरवाह हो। तुमसे एक किताब भी नहीं संभाली गई। अब मुझे बताओ कि अब क्या होगा। आफरीदी साहब बोल बोल कर हाँपने लगे थे। उनके लहजे में गुस्सा भी था और बेबसी भी। शायद उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल का हल क्या है। उस्मान ने धीमी आवाज में कहा, सर, बकवास बंद करो। उस्मान ने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही आफरीदी साहब ने तेज लहजे में उसे रोक दिया। मैं तुम्हें सुबह तक का वक्त देता हूँ। असवद के आने से पहले मुझे वो अकाउंट बुक चाहिए। उनकी हिम्मत जैसे जवाब दे चुकी थी, मजीद बोलने की सकत नहीं रही थी। वो मुड़े और दरवाज़ा खोला और तेज कदमों से बाहर निकल गए। दरवाजे बंद होते ही कमरा और भी खामोश हो गया। उस्मान वहीं खड़ा रहा, अकेला, बिल्कुल अकेला। कमरे की फिजा अभी भी बोझल सी थी। उसने एक लंबी थकी हुई सांस ली, खुद को संभाला और खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर हवा अब भी चल रही थी। बादल बरसने को बेताब थे, मगर रुके हुए थे, जैसे किसी के इशारे का इंतजार हो। उसकी नज़र नीचे दीवार के कोने पर पड़ी। वहाँ एक बिल्ली बैठी थी, काली बिल्ली। उसकी आंखें मध्यम रोशनी में अजीब सी चमक रही थी। क्या ये सुबह वही वाली बिल्ली है? उस्मान के जहन में ख्याल आया, मगर उसने फौरन नफी में सर हिलाया। लाहौर में हजारों काली बिल्लियां हैं, कोई भी हो सकती है। वो पलटा, कमरे में एक आखिरी नजर डाली, आगे बढ़कर लाइट्स ऑफ की और दरवाजा बंद करके चला गया। अंदर कमरा अंधेरे में डूब गया। कैमरा आहिस्ता, बहुत आहिस्ता खिड़की की तरफ मुड़ा। खिड़की के किनारे पर वही काली बिल्ली बैठी थी। वो अपने पंजे चाट रही थी, मगर उसकी आंखें अब भी चमक रही थी, गैर मामूली अंदाज में। एक लम्हे को लगा जैसे वो देख नहीं रही, पहचान रही है। उसने आहिस्ता से सर उठाया। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। म्याऊ। आवाज बहुत हल्की थी, मगर खाली कमरे में गूंज गई। अचानक खिड़की के बाहर से काली सी धुंध अंदर सरकने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मंजर को निकलने लगी। कैमरा पीछे हटा और अगले ही लम्हे सब कुछ सियाह हो गया। शाम 4:30 बजे। आसमान पूरे तरह सियाह हो चुका था। काले बादल हर तरफ फैले हुए थे। हवा तेज चल रही थी और बारिश मुसलसल बरस रही थी। बिजली कहीं दूर चमकती तो लम्हे भर के लिए जमीन का रंग बदल जाता, फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। अगर तुम आफरीदी टेक्सटाइल मिल से चंद किलोमीटर से फासले पर आओ तो एक पुरानी हवेली खड़ी नजर आएगी, ऊंची, खामोश और उजड़ी हुई। उसकी दीवारें सियाह पड़ चुकी थीं, कहीं कहीं ईंटें नंगी हो चुकी थीं। बालकनियों की जालियां जंग आलूद थीं। मरकजी दरवाजा बंद था।
मगर लकड़ी पर दरारें साफ दिखाई देती थीं। ऊपर की बालकनियों में टूटे हुए शीशे हवा के साथ हल्की आवाजें करते थे। ऐसा लगता था जैसे इमारत सांस ले रही हो। लोग उसे लाल हवेली कहते थे वहां जिनों का बसेरा है। रात के वक्त कोई उसके सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दिन में भी लोग उसके पास आकर रफ्तार तेज कर लेते थे। सालों पहले यही हवेली लाहौर की सबसे मशहूर हवेली हुआ करती थी। रोशनियों से जगमगाती, मेहमानों से भरी, कहकों से गूंजती, उसकी शान व शौकत मिसाल हुआ करती थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि दरवाजे बंद हो गए, लोग चले गए और ये हवेली खामोश हो गई। लेकिन आज की खामोशी पुरानी खामोशी जैसी नहीं थी। अब वाली खामोशी में सिर्फ सवाल थे। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, ऊंची दीवार के ऊपर से गुजरा और अंदर सहन में उतर गया। सहन में घास उगी हुई थी, मगर वो भी सब्ज नहीं रही थी, सियाह पड़ चुकी थी, जैसे धुएं ने उसे छू लिया हो। बारिश के कतरे जमीन पर गिरते तो कीचड़ से अजीब सी बू उठती। दरमियान में एक सूखा हुआ फव्वारा खड़ा था, जिसके किनारों पर काई जम चुकी थी। सीढ़ियों पर मिट्टी की मोटी तह थी, जैसे बरसों किसी कदम ने उन्हें ना छुआ हो। हर चीज साकित, हर चीज सिया। कैमरा मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, मगर कैमरा लकड़ी से यूं गुजर गया जैसे वहां कुछ हो ही ना। अंदर दाखिल होते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। अचानक खांसी की आवाज गूंजी, खुश्क, लंबी, थकी हुई। आवाज खाली हॉल में फैल गई, दीवारों से टकराई, सीढ़ियों से उठी, छत से टकराकर वापस आई। कैमरा चारों तरफ घूमा, लंबी राहदारी, बंद दरवाजे, टूटा हुआ फानूस, मगर कोई नजर ना आया। खांसी की आवाज फिर आई। कैमरा वहीं ठहर गया, जैसे सुनने लगा हो। चंद लम्हों बाद खांसी रुक गई। शायद खांसी वाला थक चुका था। तभी एक पतली सी आवाज गूंजी, कितना शोर करते हो, आराम से एक जगह बैठने भी नहीं देते। आवाज में बेपरवाही थी, जैसे ये सब मामूल की बात हो। बूढ़ा आदमी हूँ, आ जाती है खांसी, रोक तो नहीं सकता ना। एक भारी सांस के बाद जवाब आया। पतली आवाज हंसी, वाह शैम्पी वाह, दूसरों का सिर्फ आराम ही बर्बाद करते रहना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे शैम्पी मत कहा करो। उस बूढ़े आदमी की आवाज में गुस्सा था। मेरी मर्जी। पतली आवाज में डटाई साफ महसूस हो रही थी। कैमरा अब भी वही मौलिक रहा, सिर्फ आवाजें थीं, कोई साया नहीं, कोई शक्ल नहीं। अचानक एक और आवाज गूंजी, भारी, गहरी, ऐसी कि दीवारें हिलती महसूस हुईं। तुम दोनों लड़ते ही रहना, जो काम मैंने कहा था वो हो गया, या अभी मुझे अपना सर दीवार में मारना पड़ेगा। ये आवाज पूरी हवेली में फैल गई। राहदारियों से गुजरी, सीढ़ियों से उतरी, कमरों में घुसी और वापस आई। बूढ़े आदमी की लापरवाही आवाज सुनाई दी, इससे पूछो, इसे ही पता होगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वही भारी आवाज दोबारा गूंजी और गूंजती चली गई, जैसे हवेली की दीवारें भी उसके हुक्म की आदी हो। शाम 5 बजे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। लाहौर की सड़कें भीगकर चमकने लगी थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी। हवा में खनकी घुल चुकी थी और गाड़ियों के टायरों से पानी उछल रहा था। अगर तुम इस नम सड़क की तरफ देखो तो एक काली कार बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वाइपर मुसलसल शीशे पर चल रहा था। चंद लम्हों बाद वो कार एक बड़े घर के सामने आकर रुकी। चौकीदार, जो बारिश से बचने के लिए बरामदे के कोने में बैठा था, फौरन उठा। उसने गेट खोला। काली कार अंदर दाखिल हुई और पोर्च के नीचे जाकर रुकी। दरवाजा खोला। असवद बाहर आया। बारिश अब भी तेज थी। वो तेजी से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर चंद कदमों में ही उसके कंधे और बाल भीग चुके थे। उसने जाकर बेल बजाई, एक बार फिर दूसरी बार। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। मुलाजमा ने दरवाजा खोला। असवद ने हल्का सा सर झुकाकर सलाम किया और अंदर आ गया। अंदर कदम रखते ही एक मायूस सी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। घर साफ सुथरा और तरतीब से सजा हुआ था। सफेद दीवारें, हल्के रंग के पर्दे, नर्म रोशनी और हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। फर्श चमक रहा था और कमरे में अजीब सा सुकून था। बाहर बारिश का शोर था, मगर अंदर माहौल पुरसुकून सा था। ड्राइंग रूम में नरम रोशनी फैली हुई थी। सामने सोफे पर सीरत बैठी हुई थी। उसके हाथों में तस्बीह थी और उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता दानों पर चल रही थी। असवद की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ ही रहा था कि एक नन्ही सी बच्ची दौड़ती हुई आई। मामू मामू। असवद झुक गया, उसे गोद में उठाया और उसके गाल पर प्यार किया। वो बच्ची वाकई गुड़िया जैसी थी, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सी मुस्कुराहट। कैसी हो महमल? असवद ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ मामू।
उसने खुशी से जवाब दिया। असवद ने उसे गोद में उठाए रखा और सोफे की तरफ बढ़ा, जाकर बैठ गया। सीरत ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। असवद ने भी जवाब में मुस्कुराकर सलाम किया। मेहमान बोले जा रही थी, मामू आपको पता है मेरे बाबा मेरे लिए कार लेकर आए हैं, इतनी बड़ी है। आखिरी जुमला उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा था। असवद मुस्कुरा दिया। जाओ मेहमल, अपनी कार के साथ खेलो, मामू की गोद से उतरो, सीरत ने प्यार से कहा। मेहमल फौरन नीचे उतरी और दौड़ती हुई अंदर चली गई। अब असवद की तवज्जो सीरत की तरफ हुई। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? और मामा बाबा कैसे हैं? ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक हैं। असवद ने सादा से जवाब दिया, मगर उसकी नज़र अब भी सीरत के हाथों में पकड़ी हुई तस्वीर पर थी। तो कैसे आना हुआ? असवद ने टांग पर टांग रखी और सोफे से टेक लगा ली। चेहरा पूरी तरह सीरत की तरफ था। लाहौर कुछ काम से आया था, तो मामा ने कहा कि कुछ सामान है, वो लेता आऊं और आपको दे दूं। ओह, सामान तो कार में ही रह गया। ये कहते ही उसे याद आया कि सामान तो गाड़ी के डिग्गी में ही रह गया है। वो सीधा होने लगा, मगर सीरत ने हाथ के इशारे से रोक दिया। बैठो, मैं मुलाजिम को कहती हूँ। उसने आवाज़ दी। मुलाजिम आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। जी बीबी जी। बाहर काली गाड़ी खड़ी है, उसके डिग्गी में कुछ सामान रखा है, वो ले आओ। जी ठीक है। वो फौरन चला गया। असवद दोबारा सोफे से टेक लगा चुका था। सीरत ने उसे गौर से देखा। मैं भी कहूँ कि आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? असवद जो तस्वीर को देख रहा था, फौरन चेहरा उठाकर बोला, मेरा जब भी लाहौर का चक्कर लगता है मैं यहाँ जरूर आता हूँ। आप खामोखा ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। सीरत हंस पड़ी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बताओ क्या खाओगे? और ये कपड़े भी देखो, भीग चुके हैं। उसने तस्वीर मेज पर रखी और खड़ी हो गई। पहले उसने कपड़ों पर गौर नहीं किया था। असवद ने एक लम्हे के लिए तस्वीर को देखा, फिर सीरत को। बस हल्के से ही भीगे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वो छत की तरफ देखने लगा। हर बार यहाँ आकर उसे एक अजब सा सुकून मिलता था, ऐसा सुकून जो उसे कहीं और महसूस नहीं होता था। जैसे उस घर की फिजा में कोई खामोश दुआ घुली हुई हो, जो दिल की उलझनों को आहिस्ता आहिस्ता समेट लेती हो। वो जब भी यहाँ कदम रखता, उसके दिल की बेतरतीबी कुछ देर के लिए तरतीब में बदल जाती, सांसें हमवार हो जाती, सोचों का शोर मद्धम पड़ जाता। यूं लगता जैसे बाहर की दुनिया का सारा दबाव दरवाजे के बाहर ही रह गया हो और अंदर सिर्फ खामोशी, ठहराव और एक नरम सा इत्मीनान मौजूद हो। ये जगह उसके लिए महज एक घर नहीं थी, बल्कि एक पनाहगाह थी, जहाँ वो खुद को थोड़ी देर के लिए संभाल सकता था। तभी सीरत की आवाज़ आई। मैंने ये भी पूछा है कि क्या खाओगे? असद मुस्कुराया। चाय पिला दें अपने हाथ की? सीरत के चेहरे पर नरमी आ गई। अच्छा, मैं बना कर लाती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ी। पीछे से असवद की आवाज़ आई, रुके, मैं भी आता हूँ। वो उठा और उसके पीछे किचन में चला गया। कुछ देर बाद दोनों किचन में थे। चूल्हे पर केतली रखी थी, पानी की आवाज़ आ रही थी। सीरत चाय बना रही थी और असवद करीब वाली कुर्सी पर बैठ गया। कंपनी कैसी जा रही है? सीरत ने चाय बनाते हुए पूछा। माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन मैं थक जाता हूँ। कभी कहाँ जाना पड़ता है तो कभी कहाँ। इवेंट्स ही खत्म नहीं होते। वो मुस्कुरा तो रहा था, मगर चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। सीरत ने चाय हिलाते हुए एक लम्हे उसे देखा, फिर आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। मुझे पता है ये सब आसान नहीं है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुम मामा बाबा का आखिरी सहारा हो। जब तुम ही थक जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? असवद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी बात सुनी। शादी क्यों नहीं कर लेते, फिर इतना नहीं थकोगे। बीवी फिर तुम्हें कंट्रोल में रखेगी। चाय तैयार हो चुकी थी, वो कपों में डालने लगी। असवद ने हल्का सा हंसकर कहा, जब कोई अच्छी मिल जाएगी तो तब कर लूंगा। सीरत ने एक कप उसके हाथ में दिया और दूसरा खुद उठा लिया। तो फिर कब मिलेगी? सीरत की नज़र असवद पर थी और असवद की नज़र कब से उठते हुए भाप पर। पता नहीं। थोड़ी देर बाद सीरत ने पूछा, कैसी चाहिए? असवद ने उसकी तरफ देखा। दोनों के दरमियान चाय का धुआं हल्की सी दीवार बन रहा था, जो सिर्फ मेरी रहे। सीरत मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह। असवद ने चाय का एक घूंट लिया, आंखें जरा सी बंद की, फिर अंगूठे और उंगली से वहां का इशारा बनाया। बहुत अच्छी बनी है, शुक्रिया। सीरत ने मुस्कुरा कर कहा। बारिश अब भी बाहर बरस रही थी, मगर किचन के अंदर गर्मी और अपनायत थी। डम्बू कहाँ है? असवद ने चाय का सीप लेते हुए पूछा। सीरत ने चौंक कर उसे देखा, फिर आगे बढ़कर उसके बाजू पर हल्की सी चपत लगाई। जरा शर्म भी कर लिया करो, अपने बहनोई को कोई ऐसे बुलाता है? असवद ने कंधे उचकाए जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। जाहिर सी बात है, जब कान ही इतने बड़े हैं तो डम्बू ही कहूंगा। इस बार वो खुलकर मुस्कुराया था। सीरत ने होंठ दबाए जैसे हंसी रोकने की कोशिश कर रही हो। तुम इतना कह चुके हो कि अब मुझे भी लगता है वाकई उसके कान कुछ ज्यादा ही बड़े हैं।
दोनों एक साथ हंस पड़े। किचन में चाय की खुशबू फैली हुई थी और बाहर बारिश की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। है तो लगेंगे ना? असवद ने हंसते हुए कहा। वैसे कहाँ है हजूर बहनोई? सीरत ने खिड़की की तरफ देखा। बारिश अभी भी बरस रही थी। काम पे बहुत काम होता है, कभी कभी सारी रात ही घर पर नहीं आता। उसने हल्के से कंधे उचकाए, मगर लहजे में एक अनजानी सी फिक्र छुपी हुई थी। फिर उसने उंगली उठाकर तंबी की। और सुनो, उसे डम्बो मत कहा करो, खास तौर पर महमल के सामने तो बिल्कुल नहीं। वो फिर उसे यही नाम लेकर पुकारेगी। तुम्हें तो पता है वो बिल्कुल तुम पर गई है। असवद हल्का सा हंसा। अच्छी बात है, फिर कम से कम मेरी शागिर्द तो है। शट अप। सीरत ने एक और हल्की सी चपत रसीद की। उसी लम्हे महमल अपनी नन्ही सी खिलौना कार को घसीटती हुई किचन में दाखिल हुई। बर्र, मेरी कार जा रही है, रास्ता दो। वो पूरी संजीदगी से ऐलान करती जा रही थी। दोनों उसकी बातें सुनने लगे। महमल कहे जा रही थी और वो दोनों हंसते जा रहे थे। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उन तीनों से हटने लगा। हंसी की आवाजें पीछे रह गईं और मंजर खामोशी से खिड़की की तरफ बढ़ गया। खिड़की के बाहर बारिश जोरों से बरस रही थी। बूंदें तेजी से शीशे से टकरा रही थीं। चंद ही लम्हों में शीशा धुंधला गया और हर तरफ पानी की एक हल्की सी तह जम गई। शाम 6 बजे कैमरे से पानी की तह हटी तो मंजर बदल चुका था। सामने अफ्रीशम की फ्लावर वैली थी। बारिश अब भी जारी थी, मगर पहले जैसी तेजी नहीं रही थी। दुकान के बाहर गमलों में लगे हुए फूल भीगकर और ताज़ा लग रहे थे। ज्यादातर वर्कर्स जा चुके थे। वहां सिर्फ एक माली रुका हुआ था। वो खामोशी से एक एक करके गमले अंदर रख रहा था ताकि बारिश में खराब न हो। काम तकरीबन खत्म हो चुका था, बस नीचे शटर करना बाकी था। शटर बंद होते ही वो भी चाबी सुमेरा के हवाले करके अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब सिर्फ सुमेरा थी और बस अफरीशम। अफरीशम थोड़ी दूर सड़क के किनारे बारिश में खड़ी थी। उसे बारिश में भीगना अच्छा लगता था। अफरीशम का चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। आंखें बंद थीं। ठंडे कतरे उसके चेहरे, बालों और दुपट्टे पर गिर रहे थे। जब वो बारिश में भीगती तो ऐसा लगता जैसे दुनिया के सारे बोझ कुछ लम्हों के लिए रुक गए हों। हर कतरा उसके जिस्म से टकराकर जमीन की तरफ बहता और उसे महसूस होता कि जैसे वो दिन भर की थकन, उलझने और अधूरे सवाल सब कुछ बारिश के पानी के साथ बहा रही हो। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती, आंखों से टकराकर किनारों से नीचे गिरती और हर कतरा उसे कुछ लम्हों के लिए सब परेशानियों से आज़ाद कर देता था। हर कतरा उसे याद दिलाता है कि जिंदगी के पेचोखम के बावजूद कभी कभी बस खुद को बहने देना, हर चीज को पानी के साथ छोड़ देना ही काफी होता है। असवद और सीरत चाय खत्म कर चुके थे। कप टेबल पर रखे जा चुके थे और कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई थी। बाहर बारिश की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। असवद ने घड़ी की तरफ नजर डाली, फिर आहिस्ता से कहा, चलिए ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। अगर कल वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। सीरत ने फौरन कहा, यहीं रुक जाते हैं, होटल में ठहरना क्या जरूरी है? वो दोनों ड्राइंग रूम में आमने सामने खड़े थे। सीरत के लहजे में अपनायत भी थी और हल्की सी नाराजगी भी। असवद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं होटल में ही ठीक हूँ, सुबह कुछ काम भी है। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सीरत भी उसके पीछे आई और उसे दरवाजे तक छोड़ने खड़ी हो गई। ख्याल से जाना, बारिश अभी रुकी नहीं है। असवद ने सर हिलाया, हल्की सी मुस्कुराहट दी और बाहर आ गया। वो कार में बैठा और दरवाजा बंद किया। एक लम्हे स्टीयरिंग पर हाथ रखा, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गेट खुला और कार आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गई। चंद लम्हों बाद वो सड़क पर थी और सीरत दरवाजे पर खड़ी उसे जाता देख रही थी। अफरीशम यार, अब आ भी जाओ, चलना है। सुमेरा काफी देर से उसे आवाज दे रही थी। उसके लहजे में झुंझलाहट साफ महसूस हो रही थी। वो छज्जे के नीचे खड़ी थी। बारिश की बूंदें उस तक पहुंच नहीं रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार अफरीशम पर जा रही थीं, जो अब तक सड़क के किनारे बारिश में ठहरी हुई थी। अफरीशम ने हल्का सा सर मोड़कर जवाब दिया, तुम्हें पता है ना मुझे बारिश कितनी पसंद है, बस थोड़ी देर और। बारिश की मुसलसल आवाज में उसकी बात पूरी तरह सुनाई नहीं दी। सुमेरा ने नाक चढ़ाते हुए उसे ऊंची आवाज में कहा, अगर मेरे पास छतरी होती ना तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाती। वो खुद पूरी तरह खुश्क थी और उसे बारिश में भीगना कभी अच्छा नहीं लगा था। अफरीशम ने हंसते हुए हाथ फैलाए जैसे बारिश को महसूस कर रही हो। आया मजा? सुमेरा ने घूर कर देखा। नहीं आया, सर्दी लग रही है तो मजा भी खत्म हो जाएगा। अफरीशम बस मुस्कुरा दी। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। काली कार सड़क पर मुसलसल आगे बढ़ रही थी। वाइपर बराबर शीशे पर चल रहे थे और जमा पानी को हटाते जा रहे थे। सामने की सड़क गीली थी और जगह जगह पानी जमा था। अचानक कार ने झटका लिया और रुक गई। इंजन की आवाज बंद हो गई थी। असवद ने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए एक थकी हुई सांस भरी।
अभी बंद होना था इसे भी। उसने एक लम्हे आंखें बंद की, फिर दरवाजा खोला। अब उसे बाहर निकलकर इंजन देखना ही पड़ेगा। अफरीशम, सुमेरा ने दोबारा चीख कर कहा। अच्छा आ जाओ, अब चलते हैं, बारिश कम हो गई है। अफरीशम ने अपने बाल समेटे, लेकिन वो अब भी बारिश में ठहरी थी। कार के अंदर बैठे हुए उसे सिर्फ सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। साइड के शीशों पर पानी की बूंदें जमी हुई थी, जिनकी वजह से अतराफ सब धुंधला सा लग रहा था। बाहर की रोशनी भी पानी के पीछे मद्धम हो गई थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया। उसकी नजर सामने गई तो उसने एक लड़की को बारिश में खड़ा देखा। उसका रुख दूसरी तरफ था। असवद को सिर्फ उसकी पुश्त नजर आई। वो खामोशी से भीग रही थी, जैसे उसे जल्दी ना हो। जरा हटकर एक और लड़की छज्जे के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वो गुस्सा है। उसी लम्हे असवद की नजर दुकान के बोर्ड पर पड़ी, फ्लावर वैली। उसने हल्का सा सर हिलाया, इंटरेस्टिंग। फिर वो वापस अपनी कार की तरफ मुड़ा और बोनेट खोलकर इंजन देखने लगा। अफरीशम हील संभालती हुई पानी से गुजरती छज्जे के नीचे आ पहुंची। वो सर से पांव तक भीग चुकी थी। बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और दुपट्टा कंधों से चिपक गया था। उसने एक नज़र सड़क की तरफ डाली। सामने एक आदमी कार का बोनेट खोले उस पर झुका हुआ था, जैसे किसी खराबी को देख रहा हो। अफरीशम ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर बेपरवाही से चेहरा मोड़कर सुमेरा की तरफ मतवज्जा हो गई। अब चलो भी, देर हो रही है, सुमेरा ने बदमज़गी से कहा। अफरीशम ने दुपट्टा अपने गिर्द अच्छे से लपेटा और हल्के से मुस्कुराकर बोली, चलो ठीक है, और मेरा हैंडबैग तुम उठाओगी। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। सुमेरा ने मुंह बनाया, हालांकि बैग पहले ही उसके हाथ में था। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अफरीशम रुकी, हिल की तरफ इशारा किया और आंखें सुकेड़ कर बोली, ज्यादा बोली ना तो इन्हीं हील से मारूंगी। सुमेरा ने मसनूई खौफ का इजहार किया, फिर मुंह बनाते हुए उसके साथ चल पड़ी। चंद लम्हों बाद दोनों सड़क पर साथ साथ चल रही थीं, घर की तरफ। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, मगर जमीन अब भी भीगी हुई थी और उनके कदमों की आवाज उस खामोश सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी। कार अब ठीक हो चुकी थी। असवद दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। उसने एक लम्हे को शीशे से बाहर झांककर फ्लावर वैली की तरफ देखा। वहां अब खामोशी थी। वो दोनों लड़कियां नजर नहीं आ रही थी। उसने हल्का सा सर झटका, जैसे उस बात को अहमियत न देना चाहता हो, और कार स्टार्ट कर दी। गाड़ी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी गीली सड़क पर फैल रही थी। चंद लम्हों बाद रोशनी के दायरे में उसे वही दोनों लड़कियां सामने चलती हुई दिखाई दी। वो सड़क के किनारे साथ साथ आगे बढ़ रही थी। असवद ने रफ्तार कम नहीं की, बस एक सरसरी सी नजर डाली और एक्सीलेटर मजीद दबाया। कार की रफ्तार बढ़ गई। वो दोनों आपस में बातें करती सड़क के किनारे आगे बढ़ रही थीं। पीछे से हेडलाइट्स की रोशनी उन पर पड़ी, मगर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। अचानक वही कार तेजी से उनके पास से गुजरी। सड़क के एक हिस्से पर पानी जमा था, क्योंकि वहां रास्ता हमवार नहीं था। जैसे ही कार उस जगह से गुजरी, पानी का बड़ा सा छींटा उछला और सीधा अफरीशम पर आ गिरा। अफरीशम चौंक कर रुक गई। उसने फौरन हाथ से अपना चेहरा ढांप लिया था। खुशकिस्मती से पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचा था, मगर कपड़े दोबारा भीग गए थे। सुमेरा बस मुंह खोले अफरीशम को देख रही थी। बदतमीज इंसान, आंखें हैं या बटन? नजर नहीं आ रहा कि सड़क पर कोई चल रहा है? अमीर होने का ये मतलब तो नहीं है कि सड़क भी अपने बाप की समझ लो। पागल लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो बोलती जा रही थी और अपने कपड़े साफ कर रही थी। एक लम्हे को सुमेरा की हंसी निकली, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे पता था अब अगर उसने कुछ किया तो सारा गुस्सा उस पर निकलेगा। अच्छा छोड़ो, चलो यहाँ से। सुमेरा ने उसका बाजू पकड़कर आगे बढ़ाया। अफरीशम ने दांत भींचे, मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ गहरी सांस ली। बदतमीज इंसान, दोबारा मिले ना फिर बताऊंगी इसे। दोबारा? सुमेरा ने भवें उठाई। तुम्हें पता भी है वो कौन था? वो दोनों साथ साथ चलती जा रही थी। अफरीशम की बात पर सुमेरा ने नाक सिकोड़कर ऐसे अंदाज में सर झटका, जैसे बात को ज्यादा अहमियत ही ना दे रही हो। अफरीशम ने भीगे बाल उंगलियों से पीछे किए और जरा ठहर कर बोली, सुमेरा, दुनिया बहुत छोटी है। देखना, वो मुझे दोबारा जरूर मिलेगा, फिर देखना तुम। उसके लहजे में अजीब सा यकीन था और हल्की सी अदा भी। सुमेरा ने कंधे उचकाए, देख लेंगे, और दोनों दोबारा चल पड़ी। जैसे जैसे वो अंधेरे में सड़क पर आगे बढ़ती गईं, उनकी बातों की आवाज धीरे धीरे मध्यम होने लगी। अफरीशम की हील्स की टिक टिक भी अब पसे मंजर में घुल रही थी, जैसे रात की खामोशी में कहीं दूर तक फैलती जा रही हो। शाम 7 बजे काली कार लाहौर के एक मशहूर बड़े और आलीशान होटल के सामने आकर रुकी। इमारत रोशनियों में नहाई हुई थी। कोई अंदर जा रहा था, कोई बाहर आ रहा था। दरवाजे के पास गार्ड सीधे खड़े थे, हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए। असवद ने कार पार्क की
और दरवाज़ा बंद करके होटल की तरफ बढ़ गया। लंबा कद, कसरती जिस्म और पुरएतमाद अंदाज। वो जब चलता था तो इर्द गिर्द मौजूद लोग बेइख्तियार ही एक बार मुड़कर उसे ज़रूर देखते थे। माथे पर बिखरे हुए चंद बाल उसके चेहरे को और नुमाया बना रहे थे। वो सीधा काउंटर तक गया। वहाँ एक लड़की बैठी थी। उसका कमरा पहले से बुक था। असवद ने मुख्तसर सा सवाल किया, अपना नाम बताया और रूम नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर चेक किया, मुस्कुराकर चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। चाबी लेकर वो आगे बढ़ गया। लड़की ने उसे जाते हुए देखा और साथ बैठी हुई गोली को कोने मारते हुए आहिस्ता से कहा, कितना हैंडसम है ना। दूसरी ने फौरन सर झुकाकर फाइल सीधी की। शट अप, काम पर फोकस करो। पहली लड़की ने एक बार फिर दूर जाते हुए असवद को देखा। वो अब काफी आगे जा चुका था। उसने हल्की सी सांस ली और दोबारा अपने स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। असवद अपने कमरे के सामने रुका। उसने चाबी लॉक में लगाई, दरवाजा खोला। अंदर साफ सुथरा, सादा और पुरसुकून कमरा उसका इंतजार कर रहा था। वो अंदर आया, कोट उतारा और बेड पर बैठ गया। फिर आहिस्ता से लेटकर छत को देखने लगा। चंद लम्हों बाद उसने जेब से मोबाइल निकाला और आयशा को कॉल मिलाई। बात लंबी होनी थी, उसके बाद उसे सोना था। वो वाकई बहुत थक चुका था और फिर एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी सुबह जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देने वाली थी। शाम 8 बजे। बारिश अब थम चुकी थी। आसमान साफ हो गया था और हवा में हल्की सी ठंडक रह गई थी। सड़क अब भी गीली थी, जगह जगह पानी चमक रहा था। वो दोनों साथ साथ चलती जा रही थी। पहले सुमेरा का घर आता था और उससे चंद मिनट की दूरी पर अफरीशिम का। घर के दरवाजे पर पहुंचकर सुमेरा की, ठीक से पहुंच जाना और रास्ते में किसी पर दोबारा गुस्सा मत निकाल देना, उसने हल्के अंदाज में कहा। अफरीशम ने उसे घूरा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जाओ अंदर, ज्यादा बोलने की आदत है तुम्हें। सुमेरा ने हाथ हिलाया। बाय कहा और अंदर चली गई। अफरीशम चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर मुड़कर अपने घर की तरफ चल दी। मैंने जो काम कहा था वो हो गया। भारी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। दीवारों से टकराकर आवाज और भी गहरी लग रही थी। हाँ, हो गया है, पतली आवाज ने कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बूढ़ा आदमी आहिस्ता से हंसा। उसकी हंसी में इत्मीनान भी था और कोई छुपा हुआ इरादा भी। अब होगा धमाका। अब सड़क पर सिर्फ अफरीशम थी, रात थी और उसकी हील्स की टिक टिक। वो खौफजदा नहीं थी। ये रास्ता उसके लिए नया नहीं था। वो रोज यहीं से गुजरती थी, इसी सन्नाटे, इसी खामोशी के साथ। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था। उसकी हील्स की टिक टिक रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी, जैसे हर कदम उस सुनसान सड़क पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा हो। हवेली की खामोश फिजा में एक बार फिर हंसी गूंजी। वही भारी गहरी आवाज जो दीवारों से टकराकर और भी खौफजदा लगने लगी। अब होगा धमाका। चंद लम्हे का वक्फा आया, जैसे वो खुद अपने अल्फाज का लुत्फ ले रहा हो। बूम। मोबाइल की मखसूस टोन बजी। सुनसान सड़क पर वो आवाज गैर मामूली तौर पर तेज महसूस हुई। अफरीशम ने चौंक कर बैग से मोबाइल निकाला और स्क्रीन देखी। एक सादा सा टेक्स्ट मैसेज था। कत्ल नंबर 222, कातिल बेनाम। अगला नाम, नंबर अनजान था। चंद लम्हों तक वो सिर्फ स्क्रीन को देखती रही, जैसे दिमाग ने अल्फाज पढ़ तो लिए हों मगर मतलब मानने से इनकार कर रहा हो। एक हल्की सी सनसनाहट उसकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई नीचे उतर गई। ये क्या था? किसने भेजा और क्यों? उसका दिमाग अभी इस एक जुमले को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक उसके कदमों के आगे कुछ आ गिरा। वो चौंक कर रुकी। सामने एक बिल्ली पड़ी थी, खून आलूद। अफरीशम के चेहरे पर एकदम तासुरात आए और गुजर गए। वो 2 कदम पीछे हट गई, सांस जैसे सीने में अटक गई हो। वक्त एक लम्हे के लिए साकित हो गया। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी बिल्ली पर डाली। बिल्ली खून में लथपथ पड़ी थी। उसकी गर्दन अजीब से जाविये पर मुड़ी हुई थी और ज्यादातर खून वहीं से बहा था। जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था, जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें बाकी हों। आंखें खुली हुई थीं, हल्की सी कराह उसके कानों तक पहुंची। अफरीशम के अंदर वहशत सी फैलने लगी। शायद किसी शिकारी कुत्ते ने यह हाल किया होगा। उसने खुद को यही समझाने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद उसने दोबारा देखा। बिल्ली अब बेजान हो चुकी थी। जिंदगी कभी वफा नहीं करती। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। दिल के अंदर एक खाली सा एहसास फैल गया। जिंदगी किसी की नहीं होती। कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अगले ही लम्हे सब बदल जाता है। ना कोई वार्निंग, ना कोई इशारा। जो आज साथ है वो कल ना भी हो। जो लम्हा अभी सांस ले रहा है वो अगले पल साकित हो सकता है।
जिंदगी वादे नहीं करती, बस हालात बदलती हैं। कभी खुशी देकर आजमाती हैं, कभी दुख देकर, और इंसान हर बार यही सोचता रह जाता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। आफरीशम ने गहरी सांस ली। शायद मसला जिंदगी का नहीं, शायद हम ही उसे मुस्तकिल समझ बैठते हैं। हालांकि सच ये है कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वो मुड़ गई और तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। मैसेज, खून आलूद बिल्ली, ये सब क्या हो रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंची तो मामूल के मुताबिक बुआ, अम्मा और आहिल सो चुके थे। उसने आहिस्ता से सर झटका और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर दिमाग में वही अल्फाज गूंज रहे थे। कत्ल, 222, कातिल बेनाम, और साथ ही वो मंजर। बिल्ली खून में लथपथ पड़ी थी। कमरे में आकर उसने हैंडबैग मेज पर रखा। उसे भूख भी लग रही थी। वो फ्रेश होने चली गई। बिल्ली की गर्दन अजीब जाविये से मुड़ी हुई थी। सारा खून गर्दन से निकल रहा था। 5 मिनट बाद वो वापस आई तो भूख और ज्यादा महसूस होने लगी। बिल्ली का जिस्म हौले हौले लरज रहा था, और अभी उसे फ्लावर वैली का काम भी देखना था। आंखें खुली हुई थी। उसका दिमाग उसी नम सड़क और खून आलूद मंजर में अटका हुआ था। वो दर्द से कराह रही थी। उसने सर झटका, जैसे खुद को उन ख्यालात से आजाद करना चाहती हो। वो किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि मोबाइल दोबारा बजा। सुमेरा का मैसेज था। घर पहुंच गई हो? आफरीशम ने मुख्तसर जवाब दिया। हाँ। जवाब भेजते ही उसकी नज़र फिर उसी अनजान नंबर पर गई। यह कौन हो सकता है? क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी है? लेकिन नहीं, उसने कभी किसी से इतना गहरा ताल्लुक नहीं बनाया था। न ही कोई ऐसा था जो उसके अरूज से जलता हो। कम अज कम उसे तो ऐसा ही लगता था। वो किचन से खाना निकालकर वहीं बैठकर खाने लगी। उसे भूख लग रही थी, लेकिन अब बमुश्किल उसने चंदे वाले निकले। खाना खत्म किया, बर्तन समेटे और वापस कमरे में आ गई। उसने हैंडबैग उठाया, कुछ निकालने के लिए हाथ अंदर डाला। उसी लम्हे उसकी उंगलियों को एक गेंदनुमा चीज महसूस हुई। वो चौंकी, उसे बाहर निकाला। ये तो वही गेंदनुमा चीज है, लेकिन इधर? उसने गौर से देखा। उस पर एक बारीक सी दरार थी। उसने नाखून से दबाकर उसे खोला। वो आसानी से खुल गई। अंदर एक कागज तय किया हुआ रखा था। अफरीशम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कागज निकाला और आहिस्ता से खोला। पहली बार उसके चेहरे पर साफ खौफ उभरा। वो साकित बैठी थी, कागज हाथ में पकड़े। उस पर क्या लिखा था? क्यों लिखा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अफरीशम दम साधे कागज पर लिखे अल्फाज को देखती रही, और कमरे की खामोशी उस पर भी भारी होती चली गई। तुम हीरा मंडी में रहती हो, और हीरा मंडी में सिर्फ औरत बिकती है, ख्वाब नहीं। तुम चाहे जितना भी ऊंचा उड़ने का सोचो, तुम्हारे पर रोजाना किसी न किसी की नज़र में नीलाम हो चुके होते हैं। याद रखो अफरीशम, बाजार की पैदावार कभी मकाम नहीं पाती। वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए खरीदी जाती हैं। उसका वजूद लम्हे भर के लिए सुन हो गया। बहुत से सवालात थे जो अफरीशम के जहन में एक के बाद एक आते जा रहे थे। दिमाग में जैसे सुइयां चुभने लगी। सवाल सवाल को खा रहा था, और हर जवाब एक नए दरवाजे को खोल रहा था। एक ऐसे दरवाजे को जिसके पीछे शायद बहुत सी चीखें बंद थी। जी, तो यहाँ होता है ये फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट। और आपको कैसी लगी एपिसोड बताना ज़रूर। और अब इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब इसकी नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट मंथ में मिलेगी। तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।